बाढ़ में आधा ससुराल। सीलन की बदबू से मेरा दिमाग सड़ा जा रहा है। घर की दीवारें कब का चूना छोड़ चुकी है और अब तो जगह जगह से प्लास्टर तक गिरना शुरू हो गया है। सुशांत, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपको घर की ये हालत दिखाई नहीं देती या आप देखना नहीं चाहते। देखो मीनू, मुझसे फालतू की बात मत क्या करो। मेरे पास सिर्फ एक यही काम नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने सीलन दूर करने के लिए मकान में काम नहीं करा। अरे पिछले 10 साल में 5 बार दीवारों की सीलन सही कराने के लिए मेंटेनेंस का काम करवा चुका हूं। लेकिन अब अगर सीलन जाती ही नहीं तो मैं क्या करूं? अगर ये सीलन रिपेयर कराने से नहीं सही हो रही है तो मकान गिरवा कर दोबारा बनवाओ। लेकिन अब मैं इस सीलन वाले घर में बदबू के बीच और ज्यादा नहीं रह सकती। कभी यहां से सर पर चूना गिर जाता है, कभी वहां से। अरे मेरी ना सही, कम से कम अपने बच्चों की तो चिंता करो। उसके सारे दोस्त इस मकान को भूत बंगला कहकर चिढ़ाते। हाँ, मकान तो जैसा ऐसे ही बन जाते। तुमने जुबान चला दी और मकान बनकर तैयार हो गया। अरे बड़ी किस्मत वाली हो जो ये भूत बंगला रहने को मिला है, वरना उससे भी हाथ धो बैठोगी तब पता चलेगा। ये बात तो शादी से पहले बतानी चाहिए थी ना, कि शादी करके तुम मुझे इस सीलन भरे मकान में रखने वाले हो। तुम्हें अगर भूतनाथ बनकर यहाँ रहना हो तो रहो। मैं तो अब इस सीलन भरे मकान में नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अब जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए और घर ठीक ना हो जाए, उससे पहले मुझे लेने मत आना। दूसरी ओर मीनू की जिठानी भी उसके हिस्से के मकान की सीलन से उतनी ही परेशान थी। सुनते हैं, आज मैंने मिस्त्री को बुलवाया था। पूरे 12 लाख का खर्चा बता रहा है। कह रहा था कि आपको मकान दोबारा से बनवाना पड़ेगा। इसमें रिपेयरिंग का काम कराने से कोई फायदा नहीं है। इस सीलन को सही करवाने के लिए गिरवा कर ही बनवाना पड़ेगा सब। वैसे भी मकान काफी पुराना हो गया है। अब आप बताइए कब से काम शुरू करवाना है? साफ साफ सुन लो, मेरे पास 12 लाख रुपए नहीं है। तुम्हारी जेब में इतना पैसा हो तो काम शुरू करवा लो, मुझे पैसों के लिए मत कहो। अरे कैसे बेतुकी बातें कर रहे हैं? कमाते आप हैं तो पैसा मेरी जेब से कहां से आएगा? देखो, अब बहुत हो गई बहानेबाजी। पर अब मैं इस घर में ऐसी टूटी फूटी हालत में नहीं रहने वाली। मकान ढंग से बनवाओगे या नहीं, साफ साफ बताओ। तो तुम भी साफ साफ सुन लो, ना मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही मैं बनवाने वाला हूं। ठीक ही कहती थी मेरी माँ। तुम्हारे जैसे आदमी के चक्कर में मुझे पड़ना ही नहीं चाहिए था। शादी को 12 साल हो गए, जिंदगी जहन्नम बनाकर रखी हुई है। पूरे घर में बदबू और सीलन से मेरा दिमाग सुन्न हो गया। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं अपने बच्चों के साथ मायके जा रही हूं। गुस्से में तमतमाती हुई दोनों देवरानी और जिठानी अपने अपने मायके जाने लगती है। अरे जाओ जाओ, अपने मायके की धौंस हमें मत दिखाओ। 4 दिन में अकल ठिकाने ना आ जाए तो बताना। मैं भी देखता हूँ तुम्हारे घर वाले कितने दिन तुम्हें रखते हैं। 4 दिन बाद यही टूटा फूटा सिलन वाला ससुराल तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। अपनी पत्नियों को मायके जाते हुए देख सुशांत और विक्रांत उन्हें रोकते नहीं हैं, बल्कि गुस्से में उन्हें वापस ना लौटने के लिए कह देते हैं। दोनों पत्नियों के जाने के बाद, भैया बिल्कुल ठीक किया आपने। अगर आज आप उनको जाने से रोक लेते ना, तो ये लोग रोज ऐसे ही ब्लैकमेल करके हमसे अपनी उल्टी सीधी बातें मनवा लेती। अरे इनको क्या लगता है, ये लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग घर नहीं चला पाएंगे? अरे इनसे ज्यादा अच्छे से घर चला कर दिखाएंगे हम। छोटे तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा एक बात बता, खाना तो बना लेता है ना तू? तुझे पता है ना, घर के कामों में मेरा हाथ थोड़ा तंग है। ऐसा करना, खाने का काम तुम संभाल लेना और साफ सफाई मैं कर लूँगा। अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप? मुझसे ये रोटी वोटी नहीं बनती। मुझे लगा आपको आती होगी, इसलिए मैंने बड़े शान से जाने को कह दिया। लेकिन अब क्या होगा भैया? अरे अब छोड़ना ये सब बातें। जब हम ऑफिस संभाल सकते हैं तो ये सब नहीं संभाल सकते क्या? अरे सब हो जाएगा, टेंशन ना ले। कुछ देर बाद, भैया मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, चलो किचन में चलते हैं और कुछ खाने को बनाते हैं। अरे छोटे, भूख तो मुझे भी लगी है, चल चलते हैं। सुशांत परात में आटा निकालता है और विक्रांत फ्रिज से सब्जियां निकाल कर काटने लगता है। 10 मिनट बाद, अरे भैया ये आटा कैसे गूंथा जाता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पानी डालो तो गीला हो जाता है, उसको सुखाने के लिए और आटा मिलाओ तो सारे हाथ में चिपक जाता है। मुझसे नहीं हो पाएगा ये। ऐसा करते हैं, चुपचाप चावल बना लेते हैं। अच्छा चल ठीक है, तू हाथ धो ले, चावल ही चढ़ा देते हैं। सब्जी तो बन गई है ना भैया? हाँ बन तो गई है, बस कुकर खोल कर देखना बाकी है। 5 मिनट के बाद सुशांत और विक्रांत कुकर खोलकर देखते हैं तो उन्हें उसके अंदर सब्जी की जगह उसकी राख दिखाई देती है। अरे भैया कितनी सीटी लगा दी सब्जी में? पता नहीं, 10-15 तो लगी गई थी। मुझे बोरियत हो रही थी तो मैंने कान में हेडफोन लगा लिया और गाने सुनने लगा।
उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला, याद ही नहीं रहा कि कुकर में कितनी सीटी लगी है। और अब तेरे सामने कुकर खोल कर देख रहा हूँ तो खाने का तो सत्यानाश हो चुका है। भैया रोटी सब्जी तो बन नहीं पाई, ऐसा करते हैं चावल में ही नमक मिलाकर चुपचाप खा लेते हैं। अब तो मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। सुशांत, तू सूखा चावल क्यों खाएगा? रुक जा, अभी मैं बाहर से खाना ऑर्डर करता हूँ। हमसे खाना नहीं बन पाएगा तो क्या हुआ, बाजार में खाना बिकना थोड़ी ना बंद हो गया है। नहीं भैया, मैं अब और ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी तो आंखों के सामने तारे नाच रहे हैं। आपको पता ही है ना, मुझे 8 बजे खाना चाहिए होता है, पहले से ही 10 बज चुके हैं। अब आप सूखे चावल ही ले आओ। बेचारे दोनों भाई किसी तरह सूखे चावल में नमक मिर्च मिलाकर खाना खा लेते हैं, लेकिन उनकी अकड़ अभी भी ढीली नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह, कल ना हमारी ही गलती थी, हमने यूट्यूब ट्राई नहीं किया ना। अरे यूट्यूब पर एक से एक वीडियो पड़े रहते हैं और हम नादानों की तरह ऐसे ही किचन में घुस गए थे। आज तो देख मैं क्या बढ़िया रेसिपी तुझे बनाकर खिलाता हूँ। उसके बाद सुशांत और विक्रांत दोनों दोबारा किचन में घुस जाते हैं, लेकिन कई घंटे की मशक्कत के बाद भी उनसे खाने लायक खाना नहीं बन पाता और आज भी दोनों को ब्रेड खाकर गुजारा करना पड़ता है। 2-3 दिन तक किचन में जमकर एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी दोनों भाइयों से ढंग का खाना नहीं बन पाता है, तो उनकी अकल ठिकाने आ जाती है। वो दोनों गिड़गिड़ाते हुए अपनी अपनी पत्नियों के पास पहुंच जाते हैं। मीनू सुनो, देखो तुम्हें मकान को जैसे बनवाना हो, जिस रंग का पेंट करवाना हो, जी भर के करवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहोगे तो मैं तुम्हें बैंक से लोन भी निकलवा कर दे दूंगा, लेकिन भगवान के लिए अब वापस चलो। 3 दिन हो गए ढंग का खाना नहीं खाया और नमक वाले चावल खाने की ताकत नहीं बची है मेरे अंदर। दूसरी तरफ विक्रांत भी अपनी पत्नी के हाथ पैर जोड़ता है और वापस चलने को कहता है। पतियों की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी खुशी से फूली नहीं समाती और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। देखा तूने छोटी, कहते हैं ना औरत के पास बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होता है, बस वो अपना असली रूप दिखाती नहीं है आदमियों को, वरना 2 दिन में ही लाइन पर आ जाए ये लोग। अच्छा, अब तू ये सोच क्या क्या काम करवाना है घर में। देख, मैंने तो सोच लिया है कि बजट की कोई चिंता नहीं करनी है। मुझे सस्ते के चक्कर में पड़ कर ना एक बार फिर से मुसीबत मोल नहीं लेनी। मैं तो पूरा का पूरा घर गिरवा के बढ़िया सीमेंट मसाला लगवा कर मजबूत और टिकाऊ सा मकान तैयार कराने वाली हूँ। जिठानी की बात सुनकर देवरानी मन ही मन सोचती है, जिठानी जी का तो दिमाग खराब है। इतनी मुश्किल से तो इन भाइयों ने अपनी जेब ढीली करी है। मैं तो सारा पैसा इस मकान में लगाने वाली नहीं हूँ। अरे इन्हीं पैसों में से 2-4 लाख रुपए बचाकर अपने लिए सोने का हार बनवाऊंगी, वरना सारी जिंदगी बीत जाएगी, ये कभी मुझे कुछ दिलवाने का नाम नहीं लेने वाले। अगले ही दिन दोनों देवरानी जिठानी एक एक मिस्त्री को पकड़ कर ले आती है। देखो मिस्त्री, बढ़िया से बढ़िया सामान लगाना है और काम ऐसा होना चाहिए कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाए और दोबारा कभी भी सीलन की समस्या ना आए। अब बिल्कुल फिक्र मत करो मेम साहब, मैं ऐसा काम करूंगा कि आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएगी और आपके घर में कहीं सिलन का नामो निशान नहीं रहेगा। दीवारों में ऐसी चमक रहेगी कि बिना बल्ब जलाए ही आपका घर जगमग जगमग करता रहेगा। बस बस, बातों से ही पेट भर दोगे क्या, या फिर काम करके भी दिखाओगे? दूसरी तरफ देवरानी मीनू कम से कम पैसों में सारा काम करवाना चाहती थी। देखो मिस्त्री जी, ऐसा है, ये 2 कमरे और आंगन का ये पूरा हिस्सा बिल्कुल बढ़िया करना है आपको। अब ये बताओ कितना खर्च आएगा? देखिए बहन जी, आपके घर की हालत बहुत ख़राब है। मेरी बात मानिए तो उसको पूरा गिरवा कर दोबारा बनवाइए, मरम्मत से आपका काम नहीं चलेगा। अरे भैया, उतना ही सुनो जितना मैं कह रही हूँ, तुम्हें अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बहन जी, जैसा आपका। मेरा तो फ़र्ज़ था एक बार आपको समझाना, इसके आगे के काम की गारंटी मेरी नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही बना दूंगा। देखो, मैंने समझा दिया है ना, बहुत बढ़िया सामान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस काम चलाओ चीज़ लगाओ। कौन सा हमें 100 साल तक इसी मकान में रहना है? हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस हिसाब से आप काम बता रही है उस हिसाब से आपका काम 3 से 4 लाख में हो जाएगा। जहां एक तरफ जिठानी 2 कमरे और 1 आंगन को बनवाने में 12 लाख लगा रही थी, वहीं देवरानी इस काम को 4 लाख में करवा रही थी और घमंड में फूली फूली घूम रही थी कि देखो कितने सस्ते में काम करवा रही हूँ। कुछ दिन के बाद, भाभी कितना पैसा लग गया आपका? काम तो कुछ खास हुआ नहीं अभी तक। अरे काम तो लगभग खत्म ही है, अब बस फिनिशिंग बाकी है। 10 लाख तो लगभग लग गया है, मुझे लगता है अभी 2 लाख और लग जाएगा। तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? अरे भाभी, आपने इतने से काम में 12 लाख लगा दिए। आपको तो पैसे खर्च करने की समझ ही नहीं है। बताओ,
जेठ जी की इतनी मेहनत से कमाया हुआ रुपया पानी की तरह बहा दिया आपने। हमें तो भाई बड़ा दुख हुआ सुनकर। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने पूरे 4 लाख में ही सारा काम निपटवा लिया है। क्या बात कर रही है? 4 लाख में पूरा हो गया तेरा काम? सही से तो कराया ना तूने? हाँ नहीं तो क्या, इन मिस्त्री का तो काम ही होता है बेवकूफ़ बनाना। 2 रुपए की चीज़ 10 रुपये में खरीदवाई होगी आपको। अब आपके पास इतनी समझ और अनुभव कहाँ है जितना मेरे पास है। आप ही देखो, 1/3 दाम में ही मकान बन गया ना मेरा। देवरानी की बात सुनकर बेचारी जेठानी का तो मुंह ही उतर जाता है और वो बेचारी इस सदमे में आ जाती है कि उसने अपने पति की मेहनत की कमाई पानी में बहा दी। उसी रात अचानक से मौसम खराब हो जाता है और जोरों की आंधी तूफान के साथ बारिश आ जाती है। जहां एक तरफ जेठानी बारिश का आनंद ले रही थी, वहीं देवरानी का मकान पहली बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके घर में बारिश का पानी टप 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 गिरने लगता है। अरे महारानी, ये क्या किया है तुमने? पहले तो बस सीलन ही आती थी, घर में अब तो पानी टपक रहा है। किया क्या है तुमने? इतना पैसा दिया मैंने तुम्हें मकान बनवाने के लिए और तुमने घर का तो सत्यानाश ही करा दिया। मेरे जीवन भर की जमा पूंजी को भी गड्ढे में डाल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है। वैसे एक कमरे में ही तो दिक्कत आई है, चलो दूसरे कमरे को देख कर आते हैं। वो अपने पति के साथ दूसरे कमरे में जाती है तो देखती है कि दूसरे कमरे में बने अटैच टॉयलेट बाथरूम से पानी बहता हुआ सीधा कमरे में आ रहा है। ये बाथरूम का पानी कमरे में क्यों आ रहा है? हो क्या रहा है? हमारे घर में बाढ़ आ गई है। मुझे लगता है कि सीवर ब्लॉक हो गया है। अरे सीवर कैसे ब्लॉक हो गया? अभी तो बनाया है। या फिर तुमने बनवाया नहीं था? वो मिस्त्री ने तो कहा ही था कि दूसरा कनेक्शन करवा लो सीवर का, लेकिन मैं ही नहीं मानी। मुझे लगा वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। 50,000 का एक्स्ट्रा खर्च बता रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो मुझसे सही कह रहा था। हमारा सीवर सच में ब्लॉक हो गया है। अरे पूरे घर का सत्यानाश हो गया। एक बारिश भी नहीं झेल पाया मकान। पता नहीं 2-4 दिन लगातार बारिश आ गई तो क्या होगा। हम तो एक बारिश में ही बाढ़ वाली हालत में आ गए। गंदे पानी को कमरे में आता देख सुशांत और उसकी पत्नी दौड़ते हुए जेठ और जेठानी के हिस्से में चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि उनका मकान तो चमचमा रहा है, कहीं पर भी एक बूंद पानी भी नहीं टपक रहा। अरे सुशांत भैया, मीनू, इतनी रात को आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी वो क्या है ना, बारिश की वजह से हमारी तरफ थोड़ा पानी भर गया है, तो क्या आज रात हम लोग आपके यहाँ रह सकते हैं? क्या? तुम्हारे यहाँ पानी कैसे भर गया? अभी तो तुमने नया बनवाया है ना, तो नए मकान में पानी भरने का क्या मतलब है? मैं बताता हूँ भाभी, ये जो आपकी देवरानी है ना, इसको अपने अलावा दुनिया में बाकी सब बेवकूफ़ नजर आते हैं। जब मैंने इसे समझाया था कि 4 पैसे बचाने के चक्कर में अपने मकान का सत्यानाश मत करवा, तब तो इसने अपने आगे किसी की चलने नहीं दी। तब तो इसको ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया की सबसे होशियार औरत है और हम सब बेवकूफ़। 4 पैसे बचाने के लिए इसने घटिया से घटिया सामान अपने मकान में लगवाया। देख लो, अब एक बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर पाया इसका घर, और घर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां से पानी ना टपक रहा हो। अरे पिताजी का 60 साल पुराना बनाया हुआ मकान, जिससे आप दोनों को बहुत समस्या थी ना, उसमें भी सिर्फ सीलन ही आती थी, ऐसे पानी नहीं टपकता था। आप एक बार हमारे कमरे में जाकर तो देखिए। आप अपना सर ना पकड़ लो तो कहना। अच्छा जी, और ये महारानी चली थी मुझे ज्ञान देने, हैं? क्या कहा था तुमने? कि मुझे मिस्त्री लूट कर चला गया। और इतना ही नहीं, इसने तो ये भी कहा कि मैंने अपने पति की खून पसीने की कमाई पर पानी फेर दिया और इसके पास मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव है। तुझे पता है, तेरी इन बातों की वजह से हफ्तों रात में नींद नहीं आई मुझे। अब तूने देख लिया ना सस्ते और महंगे का फर्क। जेठानी की बात सुनकर बेचारी देवरानी बगले झांकने लगती है। अच्छा चलो, जो हो गया सो हो गया। एक बार चलकर तुम्हारा घर देख कर आते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जेठ और जेठानी जाकर सुशांत और मीनू का कमरा देखते हैं। हे भगवान, ये क्या किया है तुमने? यहाँ तो बाढ़ आई हुई है। इसको सीलन नहीं कहते, इसे बाढ़ कहते हैं। अरे कोई बात नहीं, चलो आज रात तुम लोग हमारे यहाँ ही रुक जाओ। कल सुबह हम लोग मिस्त्री को बुलाकर इसके बारे में बात करते हैं। अगले दिन सुबह मिस्त्री आता है। देखिए भाई साहब, मकान तो बहुत बुरी हालत में है। 14 लाख का खर्चा आएगा। मैंने तो इन बहन जी को पहले ही बताया था कि इसमें मरम्मत से काम नहीं चलेगा, इसको पूरा गिरवा कर बनाना पड़ेगा, लेकिन तब भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और कहा कि अपने काम से काम रखो। तुम्हारे पास पैसे तो होंगे ही।
अब बाकी का पैसा तुम कहाँ से लेकर आओगी इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मकान बिल्कुल ऐसा बन जाना चाहिए कि एक बूंद भी पानी घर के अंदर ना टपके और दीवारों में कहीं भी सीलन ना हो, वरना तुम बहुत दन दनाते हुए अपने मायके गई थी ना, इस बार मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा और कभी वापस लेने नहीं आऊँगा। किसी गलतफहमी में मत रहना तुम। अरे सुशांत, कैसी बात कर रहे हो? मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? मैं कोई कमाती थोड़ी ना हूँ। ये बहुत सही बात कही तुमने, लेकिन गहने तो है ना तुम्हारे पास। इन्हीं गहनों के चक्कर में तुमने मकान की ये हालत कर दी है ना। ऐसा करो, जितने भी गहने हैं तुम्हारे पास सबको बेच डालो, 3-4 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, बस उसी से काम करवा लो। पति की बात सुनकर बेचारी मीनू के पास अब और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो बेचारी बार बार अपने पति सुशांत से माफ़ी मांगती है, लेकिन सुशांत उसकी एक भी नहीं सुनता। अंत में बेचारी मीनू को अपने गहने बेचने ही पड़ते हैं और उन्हीं पैसों से वो पूरा मकान दोबारा से बनवाती है।